हाय, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पहले एविडेंस एक्ट कहा जाता था, जो कि 1872 में आया था, और अभी जो आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो 1 जुलाई 2024 में आया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 2 तरीके के एविडेंस को मान्यता दिया गया है। पहला है ओरल एविडेंस, दूसरा है सेकेंडरी एविडेंस। ओरल एविडेंस का मतलब होता है ओरली आपने कोर्ट में सबमिट किया है, जो कि बोल के बोला जाता है। आपने बोल के अगर कुछ सबमिट किया है तो ओरल एविडेंस होगा। दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आप कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट करते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा 10 तरीके के और एविडेंस होते हैं एविडेंस एक्ट के अंदर, साक्ष्य अधिनियम के अंदर। पहला है प्राइमरी एविडेंस, जिसे प्राथमिक साक्ष्य कहा जाता है। आपके पास जो भी एविडेंस है और ओरिजिनल फॉर्म में है तो उसे प्राइमरी एविडेंस कहा जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस का मतलब होता है कि आपके पास जो भी एविडेंस है ओरिजिनल फॉर्म में, उसके डुप्लीकेट कॉपी आप कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट करते हो, तो उसे बोला जाता है सेकेंडरी एविडेंस। इसके बाद होता है तीसरा आपका हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस का मतलब होता है कहीं सुनी साक्ष्य। मतलब मुझे श्याम ने कहा कि रीना ने उसका मर्डर किया है। अब श्याम ने कोर्ट में कहा कि मुझे रीना ने कहा था, तो कोर्ट इसको अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि ये कहीं सुनी बातें हुई। मैंने नहीं सामने से देखा कि रीना ने मर्डर किया है, तो मैं कैसे बोल दूँ? मैं उसके बाद से आप कोर्ट में नहीं बोल सकता ना कि उसने कहा था, तो इसे बोला जाता है हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस के 2-3 एक्सेप्शन हैं। जैसे कोई मर रहा है, अपना डाइंग डिक्लेरेशन देते समय अगर वो कुछ बोलता है तो थर्ड पर्सन भी सुन के वो कोर्ट ऑफ लॉ में बोलेगा तो वो वैलिड रहेगा, ठीक है, वो हियर से नहीं माना जाएगा। कोई एक्सपर्ट है, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, तो उसमें भी हियर से अलाउ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है चौथा आपका एविडेंस पॉजिटिव एविडेंस। पॉजिटिव एविडेंस का मतलब होता है कि किसी भी अक्यूज्ड को आपको गिल्टी साबित करने के लिए जो भी एविडेंस देते हो उसे पॉजिटिव एविडेंस कहा जाता है। और वही अक्यूज्ड अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, तो वो निगेटिव एविडेंस देगा, उसे बोला जाता है निगेटिव एविडेंस। इसके बाद होता है रियल एविडेंस। रियल एविडेंस का मतलब होता है कि आपने कोई मर्डर किया, आपने वेपन वहीं पे छोड़ दिया, तो वेपन क्या हो गया? रियल एविडेंस हो गया। इसके अलावा किसी भी साक्ष्य की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद होता है जुडिशियल एविडेंस। जुडिशियल एविडेंस का मतलब होता है कोर्ट ऑफ लॉ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी एविडेंस दिए हैं वो जुडिशियल एविडेंस कहा जाता है। नॉन जुडिशियल एविडेंस का मतलब होता है आपने जज के अलावा बाकी किसी और को कोई भी एविडेंस सौंपे हैं, जैसे पुलिस अथॉरिटी को या कोई भी अथॉरिटी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उसको बोला जाता है नॉन जुडिशियल एविडेंस। इसके बाद होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का मतलब होता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य। जैसे मान के चलो कोई रहस्यमयी मौत हो गई, ठीक है, वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि किसने किया है। अब वहाँ पे किसी बंदर का फिंगरप्रिंट मिला है कि वहाँ पे कोई बंदर आया था। अब बंदर कौन पाल रहा है, कहाँ से आया होगा, तो पता चला कि 1 किलोमीटर आगे किसी बंदे ने बंदर पाल रखा है। तो अब क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस यहाँ पे आएगा कि भाई बंदर का यहाँ छाप है, मरा है आदमी, तो कहीं ना कहीं बंदर का रोल है। और बंदा सामने वाला जो है वो बंदर पालता है, तो बंदर कहीं और से तो नहीं आ सकता। अगर नज़दीक में कोई बंदर पालता है तो वो भी आ सकता है। तो ऐसे में सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसे वर्क करता है, परिस्थितियों को जोड़ के देखते हैं कि बंदर का छाप है, यहाँ आ सकता है कौन, फिर वहाँ से बंदर का क्लू निकालेगा। तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, परिस्थितियों के आधार पर बनाया गया। इसके बाद होता है कोरोबोरेटिव एविडेंस। कोरोबोरेटिव एविडेंस का मतलब होता है एक साक्ष्य के साथ दूसरे साक्ष्य को जोड़ने पर एक स्ट्रॉन्ग साक्ष्य बनता है, जिससे साबित होता है कि हाँ इसी ने अपराध किया है। जैसे मान के चलो राम ने चाकू खरीदा था, उसका बिल है, और जहाँ मारा उसने वहाँ पे वो वेपन छोड़ दिया, और वेपन पे जिस कंपनी से ख़रीदा गया था उस कंपनी का नाम है। तो हम क्या कर रहे हैं, कोरोबोरेट कर रहे हैं कि यार ये वेपन वहाँ से ख़रीदा गया है, वेपन पे उसका नाम है, जो लिया था उसी का बॉडी भी यहाँ पे पड़ा था, तो लिंक तो हो रहा है। तो हम जब किसी एक एविडेंस को दूसरे एविडेंस से लिंक करके जब हम आपस में कोई एविडेंस बनाते हैं तो उसको बोला जाता है कोरोबोरेटिव एविडेंस, ठीक है। इसके बाद लास्टली होता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मतलब होता है कि आपने कोई व्हाट्सएप चैट दिया है या आपने कोई ईमेल चैट दिया है जो आपके साक्ष्य को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली जो भी आप साक्ष्य कोर्ट ऑफ लॉ में देते हो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस।
इसके बाद होता है एक्सपर्ट एविडेंस। एक्सपर्ट एविडेंस का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे मान के चलो चेक पे साइन किया गया था, अब चेक पे साइन किया किसने था ये कौन पता चलेगा, किसके द्वारा पता चलेगा? तो जो साइन का एक्सपर्ट हो, जो कॉलीग्राफर होता है, वो साइन को पता करेगा कि इसका है या नहीं है। तो जो एक्सपर्ट ने एविडेंस दिया है कि हाँ इसी बंदे ने किया है, तो ऐसे एविडेंस को एक्सपर्ट एविडेंस कहा जाता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत यही 10-12 साक्ष्य के बारे में बात किया गया है मुख्यतः। इसके अलावा कोई भी साक्ष्य नहीं होते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो के लिए थैंक यू।